नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर का शुरू हो गया है काउंटडाउन। ठीक 12 घंटे के बाद अमेरिका भारत से निर्यात होने वाली कई चीजों पर 50% टैक्स लगा देगा। लेकिन भारत ने कह दिया है कि ना झुकेंगे और ना रुकेंगे। और इसी के साथ शुरू होगा टैरिफ वॉर का नया चैप्टर। पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती में दरार कैसे पड़ गई। टैरिफ वॉर का जवाब भारत कैसे देगा? हिंदुस्तान की इकोनॉमी में कितना दम है? अमेरिका के इस भारी भरकम टैरिफ वॉर का मुकाबला भारत कैसे करेगा? प्रधानमंत्री ने क्या तैयारी की है? और क्या प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाने से इनकार कर दिया? इस बात का खुलासा और इस बात पर डिटेल से करेंगे डिबेट। और यह भी बताएंगे पश्चिमी मीडिया की एक ऐसी रिपोर्ट का जिक्र जो पूरे घटनाक्रम से नकाब उठा देगा सिलसिलेवार तरीके से। और यह भी सवाल उठेगा इसके बाद कि क्या भारत और अमेरिका के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी में बातचीत बंद हो गई है? भारत अमेरिका के रिश्तों के बीच क्या अब तक की सबसे बड़ी तल्खी आ चुकी है? बात उस रिपोर्ट की जर्मन अखबार में पब्लिश हुई है। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि टैरिफ विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री को 4 कॉल किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से बात नहीं की, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच तनाव बढ़ गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने अपने एक बयान में यह कह दिया था कि भारत की डेड इकोनॉमी है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत नाराज हैं और भारत ने यूएस से ट्रेड डील पर होने वाली सभी बातचीत को रद्द कर दिया है। इतना ही नहीं, अमेरिकी यूएस प्रतिनिधिमंडल जो व्यापार समझौते को लेकर दिल्ली आने वाले थे, उसे भी मना कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी भारत को ट्रंप की कंट्रोवर्सी में अब नहीं डालना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने एहतियातन ये तमाम कदम उठाए हैं। और इस बात का भी ख्याल रखा है कि बिना समझौते के जिस तरह ट्रंप ने वियतनाम के साथ कारोबारी समझौते का ऐलान कर दिया था, उसी तरह से प्रधानमंत्री के साथ फोन पर बात करके कहीं भारत के साथ किसी ट्रेड डील का ऐलान ना कर दें, इसलिए भी यह फोन कॉल नहीं उठाया गया। अब टैरिफ की बात जहां तक है, तो टैरिफ को लेकर जो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगना है, उसका नोटिफिकेशन अमेरिका के गृह विभाग ने जारी कर दिया है। और कल सुबह 9:30 बजे से भारत की कई चीजों पर 50% टैरिफ लागू हो जाएगा। जिन वस्तुओं पर ट्रंप टैक्स लगेगा वो है फार्मास्यूटिकल, गारमेंट्स, रत्न, आभूषण, कृषि, डायमंड, आईटी प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, मरीन प्रोडक्ट्स। लेकिन कई चीजें ऐसी भी हैं जिन पर यह टैरिफ लागू नहीं होगा, जैसे कि जेनेरिक दवाएं, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऊर्जा संसाधन और एप्पल आईफोन समेत तमाम के एप्पल के जितने स्मार्टफोन या एप्पल के जो भी डिवाइसेस भारत में बनाए जा रहे हैं। ट्रंप के इस एक तरफा फैसले के आगे भारत डटा हुआ है और पीएम मोदी ने भी देश को आश्वासन दिया है कि इसके आगे एक नई रोशनी निकलेगी। उन्होंने कल ही कहा था कि कितना भी दबाव आए हम रास्ता निकालेंगे, हम झेलने की अपनी ताकत को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि दुनिया में आर्थिक स्वार्थ की राजनीति चल पड़ी है। प्रधानमंत्री ने आर्थिक स्वार्थ की राजनीति की बात कही, जिसकी इंटरनेशनल मीडिया में इंक्लूडिंग भारत की मीडिया में बहुत चर्चा हुई। इसके बाद ट्रंप के गलत फैसले के खिलाफ अमेरिका की घेरेबंदी भी शुरू कर दी गई। ब्रिक्स सहयोगियों ने भारत का साथ दिया और खड़ी हो गई एक मजबूत ताकत जो अमेरिका को भी टक्कर दे सकती है, क्योंकि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स में आते हैं। ये परमानेंट मेंबर हैं। इसके अलावा दुनिया के कई और देश ब्रिक्स में हैं। बता दें आपको कि दुनिया की 40% आबादी इन 5 देशों में रहती है और वैश्विक जीडीपी का 35% हिस्सा ब्रिक्स के पास है। ब्रिक्स वो ताकत है जिसके पास न्यू डेवलपमेंट बैंक है और रूस, चीन अपनी अपनी करेंसी में व्यापार करते हैं, जो डॉलर की बादशाहत को चुनौती देते रहे हैं। और अगर बात ग्लोबल जीडीपी की करें तो पीपीपी मॉडल, यानी कि पैसों से असल में कितनी चीजें खरीदी जा रही हैं, इस मामले में ब्रिक्स G7 से कहीं ज्यादा आगे निकल जाता है।
ग्लोबल जीडीपी का 40% से ज्यादा ब्रिक्स देशों के पास है, जबकि G7 देशों के पास महज 28% है। जितना चीन और भारत का अकेले का आंकड़ा मालूम पड़ता है। इसलिए हो सकता है कि ट्रंप के टैरिफ से फिलहाल कुछ असर भारत की जीडीपी पर दिखाई दे। हो सकता है कि हमारी जो जीडीपी इस साल की है वो 1 पॉइंट से नीचे आ जाए। 6.5 का अनुमान है तो 5.5 का अनुमान फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में देखने को मिले। लेकिन आने वाले दिनों में टैरिफ वॉर में कई और प्लेयर कूदेंगे और अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ माहौल अभी से बनने लगा है। ट्रंप के खिलाफ लोग सवाल उठाने लगे हैं, यहां तक कि अमेरिकी भी परेशान है जो ऊंची कीमतों पर पहले वाले सामान को ही खरीदने को मजबूर हैं। यहां तक कि रोजमर्रा की चीजों के सामान के दाम भी बढ़ रहे हैं क्योंकि बड़ी मात्रा में अमेरिका इंपोर्ट पर डिपेंड करता है। बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका भारत को नजरअंदाज कर विश्व में अपनी साख कैसे बचा पाएगा। मैं आपको बार बार वादा करता हूं, मोदी के लिए आपके हित सर्वोपरि है। मेरी सरकार लघु उद्यमियों का, किसानों का, पशुपालकों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। दबाव कितना ही क्यों ना आए, हम झेलने की अपनी ताकत बढ़ाते जाएंगे। और इस इंटरनेशनल डिबेट में, ग्लोबल डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमेरिका से। डॉक्टर धीरज कौल, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल अतुल त्यागी, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर जयंत कृष्णा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारत अमेरिका मामलों के जानकार। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम। और दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले जर्मन अखबार में छपी उस रिपोर्ट में जिसकी बात करेंगे, जिसमें यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भारत के साथ प्रेशर में डालकर ट्रेड डील करना चाहते थे या फोन पर ट्रेड डील करना चाहते थे, जिसका अंदेशा भारत को हो गया था। और 4 बार ट्रंप ने फोन किया लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवज्जो नहीं दी। मैं जाकिर हुसैन साहब आपसे शुरुआत कर रहा हूं, आपका इस पर रिएक्शन, उसके बाद बाकी के मेहमानों के पास आता हूं। जाकिर हुसैन साहब, देखिए, आपने अपनी रिपोर्ट में बता ही दिया है कि वो 4 बार कॉल किए हैं और उसका मकसद क्या था कि टेलीफोन पे ही एक डील कर लेना और दुनिया में अनाउंस कर लेना कि ट्रंप का अपर हैंड है और वो जो चाहते हैं करते हैं। ये वियतनाम के साथ भी किया, मलेशिया के साथ भी किया, 1-2 कंट्री के साथ और भी किया, जबकि इन कंट्रियों ने बाद में इसको डिनाई किया कि इस तरीके की कोई डील ही नहीं हुई है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ये स्टेप उठाया है, इसमें 2 चीज़ें बहुत ही नुमाया तरीके से आई हैं। नंबर 1, करेज टू से नो टू ट्रंप, और ये एक बहुत बड़ी बात हुई है। अगर ये 4 बार कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर ने नहीं उठाया तो ये बहुत ही करेज की बात है। इसने एक बहुत ही मजबूत रेड लाइन खींच दिया है। दूसरी तरफ ये है कि जब हमने इस तरीके की टेलीफोनिक डिप्लोमेसी की, 1-to-1 डिप्लोमेसी में करके उसमें मैन्यूवर करना, मैनिपुलेट करना, इसको भी रिफ्यूज कर दिया है। और हम इक्वलिटी की बात करते हैं कि आइए हम इक्वल फुटिंग पर, इक्वलिटी के प्लेटफॉर्म पर हम बात करते हैं। फिर जो है हमारा डेलीगेशन आपके यहाँ जाएगा या आप कहाँ, आपका डेलीगेशन हमारे यहाँ आएगा, जो तय होगा उसको लिखित रूप से होगा। क्योंकि आप तो अपनी बात चल गए कि 50% आपने कर दिया और कल 9 बजे से ये जो है लागू भी हो जाएगा। सर, सवाल यह है कि भारत का यह रवैया अमेरिका को कितना हर्ट कर रहा होगा। मैं प्रोफेसर जयंत कृष्णा जी का रुख करूंगा, जो कि सीनियर फेलो हैं सेंटर फॉर यूएस इंडिया स्टडीज, स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज, CSIS में। सर, आपका बहुत स्वागत है। मेरा सवाल आपसे है कि भारत का ये रवैया ट्रंप को कितना हर्ट कर रहा होगा, या अमेरिका के जो ट्रंप के इर्द गिर्द वाले लोग हैं जो उनके टीम में रहते हैं, उनको कितना इंपैक्ट कर गया होगा कि इंडिया इस तरह से चैलेंज ओपन कर सकता है यूएस के लिए। देखिए, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने सोचा होगा कि इस तरह से अगर यूनिलैटरल 25% टैरिफ लगा देंगे और उसके बाद 25% और बढ़ा देंगे, क्योंकि भारत क्रूड ऑयल रशिया से ले रहा है, तो भारत दब जाएगा और ख़ास तौर से अपने जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसके इंपोर्ट के लिए ड्यूटी बहुत कम कर देगा। तो ऐसा भारत ने नहीं किया, क्योंकि भारत भी ये जानता है अच्छी तरह से कि
यूएस को मार्केट एक्सेस चाहिए हमारे कंट्री में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, और जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया के फेवर में यूएस के अगेंस्ट, उसको ब्रिज करने के लिए। और दूसरी बात यह है कि जो कोविड ने जो दिखाया पूरी दुनिया को कि जो मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन जो चाइना के में टर्मिनेट होती हैं, उसका कोई एक और ऑल्टरनेट सप्लाई चेन डेस्टिनेशन हो, उसमें भारत एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में उभरा था। और ये अमेरिका अच्छी तरह से जानता है। इंडियन डायस्पोरा जो अमेरिका में है वो इतना स्ट्रांग है, उसकी जो एवरेज इनकम है वो अमेरिकी औसत से बहुत ज्यादा है। और जो चाइना इतने सालों से जो इकोनॉमिक एग्रेशन दिखा रहा है, उसको अमेरिका जानता है कि उसको एड्रेस करने के लिए इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा वेल प्लेस्ड कंट्री है। तो इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि इस तरह के जो भारत ने अपना एक स्टैंड लिया है और कहा है कि जहां तक हमारे किसानों जो गरीब और मध्यम स्मॉल मार्जिनल और छोटे फार्मर्स हैं, और जो डेयरी के एंटरप्रेन्योर्स हैं, फिशरी के फार्मर्स हैं, उनके उनके हित के अगेंस्ट हम समझौता नहीं करेंगे। उनका बहुत ही क्लियर है, ये बहुत वल्नरेबल लोग हैं, बहुत ही लो इनकम के लोग हैं, ये कोई बड़े बड़े फार्मर्स नहीं हैं, और इनके हित के आगे कोई भी कंट्री जो है वो अच्छा, सरेंडर नहीं इस रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा। इसकी वजह से भी मोदी बहुत नाराज बताए जा रहे हैं। ये इसी जर्मन के अखबार FAZ में दावा किया गया है। जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही लापरवाह सा स्टेटमेंट है। अगर आप हमारे इकोनॉमी को डेड कहते हैं तो आप ये टैरिफ नेगोशिएशंस क्यों कर रहे हैं? क्यों सबसे ज्यादा FDI जो भारत में किसी मुल्क से आता है वो अमेरिका से आता है? क्यों भारत और अमेरिका भारत के लिए सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? तो ये तो फ्रस्ट्रेशन में वो रोज जिस करवट वो बिस्तर से उठते हैं उस तरह से उनके मूड पे डिपेंड करता है, और वो कोई चीज अपना जो ट्विटर इक्विवेलेंट उनका जो एक हैंडल है सोशल मीडिया का, उस पर कुछ भी डाल देते हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका में भी अर्थशास्त्री और प्रोफेशनल नेगोशिएटर्स और डिप्लोमैट्स इसमें बहुत बहुत ज्यादा डीपली इन चीजों में उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं। और अगर आप देखिए तो क्या भारत हमेशा प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप एक अच्छे दोस्त का बयाना देते थे, लेकिन अगर आप वाकई में देखिए तो यूरोपियन यूनियन पे 15% ड्यूटी लगाई है, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस में 19% लगाई है, यूके और जापान में 10% लगाई है, साउथ कोरिया में 15% लगाई है, वहां तक तो ठीक है, और ताइवान में 20% लगाई है, वहां तक तो ठीक है। पाकिस्तान पर 19% लगाई है सर, पाकिस्तान में 19% लगाई है, और चाइना की भी ड्यूटी हमसे कम है, जो क्रूड ऑयल रशिया से हमसे ज्यादा खरीदता है। यूरोपियन यूनियन जो टोटल इंपोर्ट रशिया से करता है वो इंडियन इंपोर्ट से ज्यादा है, और फिर भी उनकी ड्यूटी सिर्फ 15% है और हमारी 50% है। तो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम और नेगेटिव फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन है जो जिस तरह से चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत को ने कई रिस्पॉन्सेस किए हैं। ऐसा नहीं है वो जो आप GST का पूरा रैशनलाइजेशन करने जा रहे हैं, जो हमारे 4 स्लैब्स हैं उसको 2 स्लैब में कन्वर्ट कर रहे हैं, 5%, 12%, 18% और 28%, उनको 2 स्लैब में बदला जा रहा है। तो ये सब चीजें 5% और 28%, इससे मुझे लगता है कि जो लॉस होगा हमारे जो यूएस को हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, वो लॉस जो है पूरी तरह से कॉम्पेंसेट हो जाएगा वॉल्यूम्स के टर्म्स में। जो हमारी जो लोकल डिमांड, जो भारत में जो डिमांड है इन प्रोडक्ट्स की GST रिडक्शन से जो स्टिमुलेट होगी, ये बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है इन सब चीजों से भारत को एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक सेकंड जनरेशन। ये बात तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई हम आपदा में अवसर देखने वाले लोग हैं। मैं कौल साहब का रुख करूं क्योंकि डेटा और फैक्ट्स आपने कुछ बताया, उस पर कौल साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं जल्दी से अतुल त्यागी जी के पास चलता हूं और उनसे समझने की कोशिश करता हूं, क्या डिफेंस सेक्टर में किसी तरह की कोई चिंता या परेशानी वाली बात है? भारत सरकार के स्ट्रांग एटीट्यूड से जो जवाब, जिसे कहते हैं कि भाई ईंट का जवाब पत्थर से देना और 100 सुनार की एक लोहार की जो कहावत है, वो बिल्कुल फिट बैठती है इस पर। क्या डिफेंस सेक्टर में कोई बड़ा चेंज आप देखते हैं त्यागी सर? देखिए, सभी पैनलिस्ट को सबसे पहले नमस्कार। और इस ज्वलंत टॉपिक को जिस तरह से आपने लिया है, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। डिफेंस एक महत्वपूर्ण आयाम है। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले डिफेंस के बारे में ये बताना चाहूंगा कि मेरा अपना ये पूरा आकलन है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि एक हाईली ड्रामेटिक और एक हाइपरबोलिक तरीके से
अप्रैल 2 से विश्व स्तर पर, विश्व पटल पर सामने आ रहे हैं, जिसमें अमेरिकन खुद हतप्रभ हैं और काफी, मेरा ख्याल है कि वो काफी एस्टोनिश्ड हैं, और जो प्रेशर आएगा वो अंदर से बनना शुरू भी हो चुका है उनके ऊपर। जिस तरह की हड़बड़ाहट और जिस तरह की वो एस्केलेटरी मैसेजेस दे रहे हैं, वह चलने वाला नहीं है। देखिए डिफेंस में क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को कभी भी यह उम्मीद नहीं थी कि हिंदुस्तान एक जूनियर पार्टनर के तौर पर काम करने से मना करेगा, क्योंकि लीडरशिप है हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी साहब की पिछले 11 साल से। अब जो डिफेंस के बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वो है अपाचे, चिनूक, M77 हाउइजर। यह सब हमने अगर यूएस से लिया, जिसकी की कीमत तकरीबन तकरीबन $3 बिलियन, $3 बिलियन चिनूक की, $3 बिलियन अपाचे की, करीब 750 मिलियन M77 हाउइजर, तो उससे तकरीबन बैलेंस कर दिया हमने S-400 रशिया से लेकर। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक बड़ी शिकायत अंदरूनी रही है कि इंडिया, जो कि इस समय दुनिया के 4 सबसे बड़े इंपोर्टर्स में, डिफेंस एक्सपोर्टर्स में गिनती होती है, वह चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिफेंस का जो सामान है वह अमेरिका से लें। और यह मोदी साहब ने उतनी ही सख्ती से मना किया। मना क्या किया, डायरेक्ट तो सामने क्या मना नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको बैलेंस आउट कर दिया। अब बैलेंस आउट इस तरह से किया है कि उन्होंने चेक भी दिया, तो डॉलर्स में दिया, ये ललचाने के लिए कि जो आपके टैरिफ जो कभी आपने बढ़ाए थे 2019 में भी, मैं आपका सबका ध्यान लाना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि हम सब भूल जाते हैं कि टैरिफ एनहांसमेंट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएशन है अमेरिका के लिए। यह आज पहली बार नहीं हुआ है, यह तो 2018 और 19 में भी एक युद्ध चला था, जिसमें कि यूएस ने हमारा जो टैरिफ है वो एमएसपी खत्म कर दिया था, जिसके कारण कि हमें बहुत नुकसान हुआ, और हमने फिर 28 आइटम्स के ऊपर उनके टैरिफ रेट बढ़ाया। जो वो कर रहे हैं वो हमने 2019 में करके दिखाया, लेकिन उनकी कोई भी शर्त डिफेंस सेक्टर में हमने नहीं मानी। हमने अपनी डिफेंस पोटेंशियल को देखा, हमने ये देखा कि हमें क्या जरूरत है जी। और उसी वजह से आज हमने वो किया जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर के जो टोटल बेनिफिट्स हुए, एडवांटेजेस निकली, जो ट्रायल हुए इक्विपमेंट्स के, कहीं पर डोनाल्ड ट्रंप साहब उसका एक फायदा उठाना चाहते थे उस डिक्लेरेशन से जो उन्होंने किया। ये डिफेंस सेक्टर की बात आ रही है तो इसलिए इस बात को कवर करना जरूरी है जी। कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के 2-3 मुद्दे थे जो कहीं पर भारत की वजह से पूरे नहीं हुए। एक ये कि अगर ये ऑपरेशन सिंदूर को मैंने रुकवाया और लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान की डोनाल्ड ट्रंप साहब के इशारे में बंद हुई, तो इसको किसी तरह से हिंदुस्तान ने अगर निगेट ना किया होता, तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आज दुनिया में एक और बड़े स्तर पर खड़े होते, और वो उनके मन में एक फीलिंग है नोबेल प्राइज लेने की, वो शायद उसे तकरीबन करीब जा रहे होते। ये उनका अपना आकलन है। दूसरी बात जो पुतिन साहब ने उनके रास्ते में अटका दी, यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, उसमें वह पुतिन साहब को तो इल्जाम नहीं दे पा रहे, लेकिन हिंदुस्तान क्योंकि तेल लेता है रशिया से, तो इसकी सजा हिंदुस्तान को देने की उनके मन में बात आई। यानी कि उनकी कुछ एस्पिरेशंस पूरी नहीं हुई हैं, जिसके कारण वह अंदरूनी तौर पर नाराज है। लेकिन डिफेंस का मैं आपको बता देना चाहता हूं, इतना बड़ा अमाउंट हम उनको दे रहे हैं और वो भी डॉलर्स में, कि मुझे लगता है कि ये सब डोनाल्ड ट्रंप साहब जैसे कहते हैं ना कि चिकन आउट कर जाएंगे कुछ समय बाद, सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग यहां पर डिफेंस के में बराबरी के ऊपर यूएस से भी बराबर लेते हैं और रशिया से भी बराबर लेते हैं, और ये लेने की और इंपोर्ट की क्षमता हमारे अंदर है, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कभी भी नहीं जाने देंगे अपने हाथ से। आज पोजीशन ये भी है कि इंडिया ने अपने पंखों को फैला दिया है, और सिर्फ रशिया और अमेरिका से ही नहीं बल्कि अपनी आत्मनिर्भर वाली जो शैली है, आत्मनिर्भरता की शैली में जिस तरह से हम अपने डीआरडीओ का इस्तेमाल कर रहे हैं जी त्यागी सर, लेकिन अभी अमेरिका को एक करारा झटका, एक जोरदार सेटबैक लगा फ्रांस से। फ्रांस ने राफेल के क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए अग्रीमेंट दे दिया है और भारत के साथ, जो कि अभी तक नहीं था।
राफेल के कई ऐसे आपके कई चीजें थी, क्रिटिकल चीजें, चाहे वो सॉफ्टवेयर अपग्रेड को लेकर हो, चाहे वेपन अपग्रेड को लेकर हो, चाहे वो रेडार अपग्रेड को लेकर हो, उसकी टेक्नोलॉजी अभी तक शेयर नहीं कर रहा था फ्रांस, लेकिन अब तैयार हो गया है। राफेल और राफेल एम दोनों के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, और साथ ही साथ SU-57 के लिए भी ये जो टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है उसको लेकर रशिया अग्री हो गया है। चूंकि फ्रांस जो है वो क्लोज अलाई रहा है अमेरिका का, लेकिन उतना ही क्लोज भारत के भी रहा है। इनफैक्ट जब परमाणु सैंक्शंस, परमाणु ताकत भारत बना था, यूएस ने सैंक्शंस लगाए थे, तब भी फ्रांस एक तरह से भारत के साथ खड़ा था, मौन समर्थन फ्रांस का था भारत को। जी सर, एक पॉइंट और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, सभी पैनलिस्ट मेरे साथ एग्री करेंगे कि इंडिया इंडो पैसिफिक ओशन में चाइना को आइसोलेट करने के लिए अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निभा रहा है। आज अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है। ये टैरिफ और ट्रेड ये एक तरफ रह जाता है, लेकिन जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात आती है, देशों के सर्वाइवल की बात आती है, देशों के अपने वजूद की बात आती है, उस टाइम पर ये बातें पीछे हो जाती हैं। और जिस तरह से टैरिफ में अमेरिका का हाथ मजबूत है, यहां पर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप निभाने में इंडिया की जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, और उसका जो कमिटमेंट है और जो ट्रस्ट है मार्केट में या एनवायरमेंट में, जियोपॉलिटिकल एनवायरमेंट में जो ट्रस्ट है और जो रीच है उसकी, रशिया के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी, शायद ये अकेला देश होगा जो दो वॉरिंग कंट्रीज के साथ में ऐसे स्मूथ रिलेशंस बनाकर चल रहा हो। इसके लिए पॉलिटिकल लीडरशिप को एडमायर करना ही होगा। तो ये जो इस समय टैरिफ की वजह से जो दबाव है, आप देखेंगे कुछ समय पश्चात यह पीक टेंशन से निकलकर स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन के दौर में आएगा, और यह धीरे धीरे कर उधर वॉर मशीनरी की खरीदने के कारण और उधर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के कारण हम अपनी जगह पर फिर से स्थापित होंगे। यह टैरिफ का खेल बहुत दिन चलने वाला नहीं है। लेकिन जो रिलेशंस है वो बहुत बुरे दौर से गुजर है, ऐसा लगता है, जिस तरह से ये जर्मन अखबार में दावा किया गया। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह का टैरिफ प्रेशर बनाना चाह रहे थे, मोडस ऑपरेंडाई भी बताया जाता है उनका कि वो पहले टैरिफ बढ़ाते हैं, उसके बाद ट्रेड डील के लिए निगोशिएट करते हैं और किसी भी देश को अपने सामने झुकाते हैं, अमेरिका के सामने। मुझे एक बड़ा अच्छा शेर इस पर याद आता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ट्रंप साहब बड़े बेआबरू होकर निकले हैं भारत के इस पूरे ट्रेड डील और इस टैरिफ वॉर के बाद से, जिस तरह का रवैया इंडिया ने अपनाया और जो दावा इस अखबार में किया जा रहा है। मैं कौल साहब से इस पूरे सिनारियो पर एक ऑब्जर्वेशन लेना चाहूंगा कि भारत का ये स्टैंड, इसको क्या बैकिंग है जो भारत ने अमेरिका को एक तरह से आंख में आंख डालकर चुनौती देने की कोशिश की है, और ब्रिक्स का ये पूरा जो अभी मैंने भी दर्शकों को बताया, क्या वो एक बड़ा स्टैंड है जिसके सहारे इंडिया जो है वो यूएस को चैलेंज कर रहा है? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो, और आपके पैनलिस्ट को भी नमस्कार। बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन अभी शेयर हुई, मैं रिपीट नहीं करूंगा। एंड आई थिंक आपके ही शो पे हमने कई दिनों से एग्जैक्ट नंबर्स के साथ बात कर रहे हैं। आपका क्वेश्चन बहुत ही वाजिब है, और ये बात सही है कि यूएस करेंटली इज यूजिंग एज अ वेपन टैरिफ, क्योंकि अमेरिका उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी मार्केट है। और अगर वर्ल्ड की आप इकोनॉमीज को भी देखिए तो 30 ट्रिलियन के करीब हमारी इकोनॉमी है, चाइना 19.4 आता है, जर्मनी 4.7, फिर इंडिया 4.1, एंड देन फिफ्थ इज जापान। तो कहीं ना कहीं फैक्ट्स आर फैक्ट्स, अब शुगर कोट नहीं कर सकते, पर ये सत्य है। दूसरी बात, बार बार मैंने आप ही के शो पे बोली कि भारत की लीडरशिप बहुत ही स्ट्रांग है, और कोई भी कंट्री का सेंसिबल लीडरशिप अपने सबसे पिछड़े और सबसे कमजोर वर्ग को बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगा। 60% ऑफ इंडिया लिव्स स्टिल इन विलेजेस जो कि एग्री, डेयरी और फिशरी पे डिपेंडेंट है, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अमेरिका के अंदर एक रेगुलर फार्मर कई एकड़ ओन करता है, भारत के अंदर अब आप देख रहे हैं कि 2-3 एकड़, हाफ एन एकड़ के भी खेत होते हैं, यहाँ 50-100 एकड़ के खेत हैं। मतलब मैं पर्सनली भी अगर खेत एक खरीदना चाहूँ तो मुझे यहाँ पेंसिल्वेनिया में शायद 30 एकड़ का खेत $1 मिलियन में मिल जाएगा। सो द पॉइंट इज यू कैन नॉट कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। अमेरिका की आबादी 331 मिलियन, भारत की 1.5 बिलियन, वर्ग क्षेत्र देखिए, तो दीज आर डेस्परेटीज। लेकिन कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगा, बिकॉज आई बिलीव इन नंबर्स, तो आपके दर्शकों के लिए। सो बेसिकली अगर हमारे नंबर्स आप देखें जो यूएस टू एक्सपोर्ट टू इंडिया कर रहा है, वो तकरीबन 41.5 बिलियन है,
और जो इंपोर्ट करता है 87.3 बिलियन। सो अराउंड 129.2 बिलियन का ट्रेड है, जिसमें 41 बिलियन का डेफिसिट है। सर्विसेज में दोनों बराबर है, 41.8 बिलियन और 41.16 बिलियन। तो अगर आप इंडस्ट्री पे जाएं तो ये जानना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्री वाइज यूएस, इंडिया टू यूएस एक्सपोर्ट्स तकरीबन इंजीनियरिंग गुड 17.6 बिलियन, इलेक्ट्रॉनिक 10 बिलियन, जेम्स एंड ज्वेलरी जो बिग टाइम इफेक्टेड होगा 9.9 बिलियन, फार्मास्यूटिकल अराउंड 8.7, पेट्रो प्रोडक्ट्स जो इंडिया रिफाइन करके बेचता है उसके प्रोडक्ट्स निकालता है 5.8 बिलियन। अगर आप ऐसे ही चलें तो जो यूएस इंडिया को भेज रहा है, जिसके अंदर पर्ल्स आते हैं, मशीनरी आती है, इलेक्ट्रॉनिक्स आती हैं, वो एक अलग इंडस्ट्री है। मैं आपको ये क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर कुछ एरियाज ऐसे हैं जो कि इससे बाहर रखे गए हैं, जिसको आपने बड़े अच्छे से समराइज किया था, जिसके अंदर जेनेरिक ड्रग्स हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, मशीन पार्ट्स हैं, कुछ आपके एप्पल प्रोडक्ट्स एप्पल हैं। के फोन्स हैं, एग्जैक्टली और कई ऐसे मिनरल्स भी हैं, आप हैरान होंगे जानकर, जिसको इससे बाहर रखा गया है रशियन ऑयल जो क्योंकि वो हमारी रिफाइंड खरीदता है करेक्ट, यूएस, उसको भी बाहर रखा है, उसको भी जीरो उसको टैरिफ भी है। बाहर रखा है। करेक्ट करेक्ट, जीरो टैरिफ रखा है। तो ये देखिए, हम अपनी सुविधा के अकॉर्डिंगली उन चीजों को रूल आउट कर रहे हैं। आईटी सेक्टर को भी टैरिफ नहीं किया जा रहा क्योंकि अभी भी हमारे पास उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़े सेक्टर इफेक्ट होंगे, गारमेंट्स, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी, सर्टन इंजीनियरिंग गुड्स। ये मैं जी, आपको क्यों बता मैं रहा कौल हूँ, ये साहब, इसलिए बता रहा हूँ, आपको कौल आपको साहब ये मेरा, समझना पड़ेगा। जी, एक मिनट में, मैं एक मिनट में आप पूरा समराइज कर करता हूँ, लीजिएगा। बहुत मैं इंपॉर्टेंट। एक चीज और ऐड कर देना चाह रहा हूं। भारत ने अमेरिका को जो एक तरह से आंख में आंख दिखाकर बात की है, उसके पीछे क्या क्या फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है इंडिया का या ब्रिक्स का, वो आपसे समझना चाहेंगे। उसके बाद जाकिर हुसैन सर आपके पास आ रहे हैं। करेक्ट। सो मुझे एक मिनट पहले अपना पॉइंट, फिर मैं आपका आंसर करता हूं। अगर अगर आप एक कंट्री के लीडर हैं तो आपको एक चीज दिख रहा है कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री भारत की 45 मिलियन लोगों को डायरेक्टली इंप्लॉय करती है और इनडायरेक्ट 100 मिलियन को इंप्लॉय करती है, उस पर एक मेजर इफेक्ट आएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी तकरीबन 1.2 मिलियन को इंप्लॉय कर 1.5 को करती है, जिसमें 1.2 सूरत बेस्ड है, उस पर भी काफी इफेक्ट आएगा। लेदर गारमेंट्स तकरीबन 2.5 मिलियन जो तमिलनाडु अलोन उतना इंप्लॉय करता है, उस पर मॉडरेट एक्सपोजर है। और टोटल रिस्क ऑफ जॉब्स, अगर ये टैरिफ 6 महीने रह गए तो 3 लाख नौकरियों पे असर पड़ सकता है, जिसमें से 1 लाख नौकरी जाने की अंदेशा है अगर आप नंबर्स पे जाएं तो। लेकिन जो आपने मुझसे सवाल पूछा, उसके आंसर में मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा। देखिए, व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव। अगर आप एक स्ट्रांग लीडर हैं, अगर आप एक अपने गरीब तबके के लोगों को, पिछले किसानों को बचाना चाहते हैं, आपके पास क्या ऑल्टरनेटिव है? यू हैव टू प्रोटेक्ट देम, देयर इज नो वे अराउंड इट। दिस इज द टाइम जब आपको एक रियल लीडर वर्सेस नॉन रियल लीडर के अंदर डिफरेंस दिखाई देता है। अगर आप इस मुश्किल में अपने देशवासियों के साथ खड़े हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। पेन तो आएगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। इंडिया की जीडीपी एंटिसिपेटेड है 0.9% शायद पे हिट ले, यूएस की जीडीपी पे तकरीबन एक्सपेक्टेड यही चल रहा है कि हम पड़ेगा। 6.5 की रफ्तार से चल रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर Correct. 25-26 में हम हो सकता है 5.5 के रेट से ग्रोथ करें, First, लेकिन that फिर is- इसको हम that- नेक्स्ट that is ईयर first- अचीव कर लेंगे। दैट इज वर्स्ट केस सिनेरियो जो आप मेंशन कर रहे हाँ, हैं। मैं वही कह रहा लेकिन हूं, आप हाँ। एक बात को भूल रहे हैं। एक मिनट में मैं समराइज करके बोलना चाहूंगा। सॉल्यूशंस पे हमें बात करनी चाहिए। सॉल्यूशंस के लिए ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढने की बहुत तेजी से सख्त जरूरत है। यूके आगे आया है, ईयू के साथ कुछ डायरेक्ट डील्स हो रही हैं, और साथ में रशिया ने एब्जॉर्ब करने की बात बोली बात है। कही आपके है, एक्सपर्ट चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है उसको कम करने पर बात हो रही है, ब्राजील के साथ व्यापार बढ़ाने पर बात हो रही है। जस्ट 10 सेकेंड्स, जो जी। मोदी जी बार बार बोल रहे हैं, अपनी सप्लाई चेन क्रिएट करने में टाइम लगेगा, लेकिन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। कल ही हमने रेयर अर्थ पे बात की थी, आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं। जी। यू हैव टू स्टार्ट समवेयर, दिस इज द Exactly. टाइम। सारी कंट्री को, लीडरशिप को साथ आके अपनी यू हैव टू टाई अप द नॉट। ये हार्ड टाइम है, लेकिन आपको एक साथ आना पड़ेगा। देयर इज और वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से Exactly. उछालो यारो। तो वो पत्थर उछालने का वक्त आ गया। मैं जाकिर साहब से जल्दी से एक सवाल ले लूं। जाकिर साहब, इस पूरे सिचुएशन में अगर आप देखें, भारत ने जो अप्रोच दिखाया है, वो डोनाल्ड ट्रंप की जो ये एक टायरेंट, सो कॉल्ड टायरेंट वाली पॉलिसी रही कि भाई टैरिफ बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि सामने वाला देश ऑटोमेटिकली झुक जाए। भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। मुझे लगता है कि जो दावा जमन अखबार में किया गया है, अगर वो एग्जैक्टली वही है, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप को बेशक एक मैसेज गया है कि सभी देशों को एक डंडे से नहीं हाका जा सकता है। जाकिर साहब, देखिए, इसमें मैं दो पैरेलल चीजें आपको बताना चाहता हूं, दर्शक को भी बताना चाहता हूं। जी।
डोनाल्ड ट्रंप कोई मजाक नहीं है। हम्म। इस बात को हमको मानना चाहिए। जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स पहले तो देख रहे थे कि ये सॉफ्ट है, इसको हम मना लेंगे। जी। हमारी जो है स्ट्रेटजिक कम्युनिटीज, जो जिसे हम डॉलर कम्युनिटी कहते हैं, कि वेस्ट से साथ रह के ही जो सोचती है कि हमारा हमारा इंटरेस्ट साधेगा, हम्म। ये माइंडसेट हमको बदलना पड़ेगा। हम्म। डोनाल्ड ट्रंप एक रियल फेस ऑफ डिक्लाइनिंग अमेरिकन इकोनॉमी है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो भी आएगा, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी ही कम और ज़्यादा अडॉप्ट करके चलेगा। क्योंकि इकोनॉमी अगर अमेरिका की बड़ी है तो इंडेट कर्जा भी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है, डॉलर पे चैलेंज भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर हमारा जो है सिर्फ 5% ट्रेड जो है कम होगा अमेरिका से, तो लेकिन उसका रोल बैक जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट आएगा वो $350 बिलियन का आएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि हमारे ऊपर इसका असर आएगा और इसके लिए हमको लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना के चलनी पड़ेगी। एक तो ये बात मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो अभी हमारे मिलिट्री साहब के जो पैनलिस्ट हैं वो कह रहे थे कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हम मान के चलते हैं, हम सिर्फ अपनी सुरक्षा करेंगे। अगर अमेरिका की कोई प्रॉब्लम चाइना से है तो वो जाके खुद निपटे। हमने अभी तक यही समझाने की कोशिश किया, सबको बताने की कोशिश, हम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ट्रंप ने 25 साल की जो ये मेहनत की गई रिलेशन थी उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। एक लिटमस टेस्ट, एक टेस्टिंग पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया, जो आगे हमको नहीं लगता कि इसी लय से, इसी ट्रस्ट से, इसी फेस से चल पाएगा। और मैं ये कहता हूं कि अब हमें कभी भी अमेरिका पर या किसी भी कंट्री के ऊपर इस तरीके का ट्रस्ट नहीं करना है। इंडिया के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आत्मनिर्भर बनना। हम इस मोह भंग को खत्म करें कि वेस्ट हमारे साथ रहेगा। हमारे साथ कोई नहीं रहेगा। हमारा इंटरेस्ट रहेगा, उसका इंटरेस्ट रहेगा। हमारा इंटरेस्ट इसी पे है कि हम अपने आप को मजबूत करके चलें। और जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, अगर वो लॉन्ग टर्म में हम सारी पॉलिसी हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हमारे साथ हो चुका है, जैसे PL80 जो है गेहूं बेच दिया था जानवर खाने को, उसके बाद हमने कमिट किया, हम ग्रीन रिवोल्यूशन लाए। डिफेंस में हमारे ऊपर चारों तरफ से अटैक हो रहा था कोल्ड वार में, आज हम एक बड़ी ताकत बन गए, न्यूक्लियर पावर बन गए हैं, एक डिटरेंस आया है। आप बहुत पीछे चलेगा। आप न्यूक्लियर टेस्ट जब हमने किया तब दुनिया भर के सैंक्शंस लगे, लगने दीजिए, हमने झेला उसको ना, भी ओवरकम किया। तो इसी तरीके से आज ट्रंप जो जिस तरीके से हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, ये बून इन डिस्गाइज है। हमको अपने आप को तैयार करना है, फाइट करना है, इमर्ज होना है। ग्रेट पावर दुनिया रिकॉग्नाइज करे, हमको कहने की जरूरत नहीं है। ये हम चाहते हैं कि हमारी एक एक जनता में ये विश्वास पैदा हो। जी। ये जो चैलेंजेस है वो हमारे सामने रियल है। अमेरिका की पावर जो है चैलेंज हो रही। इमर्जिंग कंट्रीज का जो नाम आ रहा है, इमर्जिंग कंट्रीज, उसमें इंडिया एक बहुत ही ब्राइट स्पॉट है। वो क्या कर रहा है? अमेरिका सोच रहा है नहीं, मेरा ही एक power एक खत्म एंगल जाकिर साहब ये भी है। मुझे लगता है कृष्णा सर इस पर ज्यादा और ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे, जयंत कृष्णा सर, कि जो पावर शिफ्टिंग भी तो आप देखिए कि भाई जो वेस्ट के पास जो पावर बहुत सालों तक, दशकों तक बनी रही, वो पावर अब एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर इंडिया चाइना अपने ग्रीवांसेस भुला दें, बॉर्डर डिस्प्यूट कम कर लें, तो वर्ल्ड पावर जो है वो एशिया की तरफ शिफ्ट होगा। और इसमें आप ये भी देखेंगे कि एशिया के अंदर ही वर्ल्ड जीडीपी का एक बड़ा रेशियो, इनफैक्ट आपकी G7 से बड़ा रेशियो इधर आ जाएगा इसमें, अगर आप जापान वगैरह को भी अगर आप मिला लेते हैं तो। मैं जयंत कृष्णा जी का इस पर, क्या ये पावर शिफ्ट हो रहा है, जो वर्ल्ड पावर, जिसमें नया वर्ल्ड ऑर्डर कहा जा रहा है, इसको एक बार जरा बताएं। और ये 50% टैरिफ जो अब बस कुछ ही घंटों का अब फासला बचा है, वो आने वाला है, उसका भी थोड़ा इंपैक्ट बताएंगे। उसके बाद मैं त्यागी सर आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल विवेक, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी था जो ग्लोबल इकोनॉमी का, वो जो अमेरिका की तरफ था, वो खिसक के एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और चीन बहुत बड़ा अभी भी तादाद, अगर आप प्रोपोर्शनेटली देखिए तो करीब 6.5 टाइम्स बड़ी है अमेरिकन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से। और चाइना की इकोनॉमी भी करीब करीब 6 गुनी हमसे बड़ी है। लेकिन ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये वाकई एशिया की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये एक राइटिंग ऑन द वॉल है। और ये
अमेरिका को अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए हर तरह की सिर्फ टैरिफ की बातें नहीं, आज उन्होंने बताया है कि H1B वीजा जो है उसको उसको खत्म करने जा रहे हैं या उसको रिकास्ट करने जा रहे हैं, जिससे जो करीब 65,000 लोगों को जो वो वीजा देते थे और 20,000 उसके अलावा और नंबर था जो मास्टर्स जिन्होंने किया हुआ है अमेरिकन यूनिवर्सिटी से, वो सारा उसको रीमॉडल कर रहे हैं और उसको एक वेज बेस्ड सिस्टम से रिप्लेस कर रहे हैं कि जो हाई वेजेस की जो जॉब्स हैं उसके लिए H1B वीजा या उसका इक्विवेलेंट जो भी बनेगा वो देंगे, और जो एंट्री लेवल ये तो ऐसा लगता है जैसे कि इंडिया की राय से पूरा वेस्ट डरा हुआ है, ये तो ऐसा ही प्रतीत होता है कुछ। नहीं तो ये देखिए, ये भारत अगर अमेरिका करीब 72% H1B वीजा अगर भारत को देता है, वो भारत पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। जो भारतीय लोग हैं वो अमेरिका की जो स्किल्स डेफिसिट है, जो टैलेंट डेफिसिट है, उसको एड्रेस करता है। जो कॉस्ट आर्बिट्राज का जो एक जो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है उसको एड्रेस करता है। तो कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि हम लोग इन वीजास को लेके अमेरिकन कंपनीज को ग्लोबली सशक्त कर रहे हैं और पावरफुल बना रहे हैं। अगर हमारे ये वर्कर्स वहां जाके काम ना करें तो अमेरिकन कंपनीज विल नॉट बी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो वो तो अपने आप में यूनिलैटरल डिसीजन ले रहे हैं ये सोचकर कि जो भारतीयों को ये वीजा से आते हैं, या चाहे ग्रीन कार्ड के थ्रू आते हो या H1B वीजा के थ्रू आते हो, वो उनको उनकी अमेरिका की नौकरियां ले रहा है। बट द फैक्ट इज कि ये नौकरियां करने वाले यूएस में लोग अवेलेबल नहीं है, इसीलिए वो भारत से वो कर रहा है। तो इसको इमिग्रेशन को आप एक उससे सबको हाके, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप अगर प्रेसिडेंट ट्रंप अगर अमेरिका की इंडस्ट्री से कंसल्ट करते हैं, वो रीसाउंडिंग तौर से बार बार यही कहेगी कि हमको भारत के H1B वीजा और ग्रीन कार्ड के थ्रू आए हुए लोगों की जरूरत है, उसके बगैर हमारी कंपनियां ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगी। लेकिन वो उनसे बात ही नहीं करते, वो एक मोटा मोटा एजम्पशन ले लिया है कि भारतीयों को जॉब जा रही है और अमेरिकन को नहीं मिल रही है और इसकी वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट दौर में पहुंच गया है, जहां पे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो ट्रेड एक्सपर्ट्स हैं, जो वहां के सीजन डिप्लोमैट्स हैं, उनकी नहीं चल रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल यूनिलैटरली डिसीजन लिया जा रहा है। अगर उनसे सुन समझ के, वहां की इंडस्ट्री से सुन समझ के प्रेसिडेंट ट्रंप फैसला करें, तो मुझे लगता है कि सिचुएशन भारत के फेवर में हर दिन होगी। और इतने सालों का, जो 25 साल का जो प्रयास है, जो शुरू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उनके टाइम पे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे, वो फर्दर स्ट्रेंथन हुआ और मिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी उसको उसी सिलसिले को आगे चलाया है। वो इतने 25 साल में जो ये रिलेशनशिप एक स्ट्रेटेजिक फॉर्म लेकर इमर्ज हुई है, इसको कुछ महीनों में कंप्लीटली निगेट करके, तो क्या ये रिलेशन सबसे बुरे दौर में पहुंच गया है? कर्नल त्यागी सर का रिएक्शन चाहेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद में कौल साहब आपके पास आ रहा हूं। त्यागी सर। ओके सर, देखिए साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने बुरे दौर में पहुंच गया है ये तो हम सब देख ही रहे हैं कि अभी तक इससे पहले इतना क्रिटिकल फेज नहीं आया था। लेकिन जो उम्मीद है जो आने वाले समय में होता है, वो जो होने वाला है, वो पीक टेंशन से चीजें अब नीचे आएंगी। मेरा अपना ये अनुमान है कि ये जो टैरिफ इंपोजिशन है, ये जो ब्रीचेस और इंपोजिशंस किए गए, इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट जो क्रिएट किया गया डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो किया, यह एक अपने आप में इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेगोशिएशन, उनके तरीके, उनके जो सीखे हुए तरीके, उन्होंने जो पीछे प्रेडिसेसर से भी सीखा है। ऑफ कोर्स वो हाइपरबोलिक सिचुएशन में पहुंच गए, लेकिन आप सब लोग इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि 1930 से लेकर और 2009 हर प्रेसिडेंट ने वहां पर कभी ना कभी टैरिफ को हथियार बनाया है। तो ये कोई डोनाल्ड ट्रंप साहब को अकेले ही आप जिम्मेदार माने, ऐसा नहीं है। यह उनकी अपनी एक शख्सियत है, एक क्योंकि वो एक बिजनेस क्लास को रिप्रेजेंट किए हैं शुरू में और पॉलिटिकल मिक्स हो गए, तो शायद ये हाइपरबोलिक सिचुएशन में पहुंच गई बात। लेकिन रूजवेल्ट साहब ने 1930 में लोअर टैरिफ किए थे, निक्सन साहब ने 1971 में किए थे, जिसको निक्सन इफेक्ट बोला गया। उसके बाद रीगन साहब ने 1980 में किए, उन्होंने वॉलंटरी एक्सपोर्ट रिट्रीट का ऑफर दिया था कंट्रीज को, अदरवाइज उनके ऊपर टैरिफ की मार पड़ेगी, ये बात आई थी। और ओबामा साहब और डोनाल्ड ट्रंप साहब, ओबामा साहब ने और बुश साहब ने, सब ने टैरिफ का सहारा लिया है। ये देखिए, यूएस ने जब अपने को सुपर पावर के दौर में देखा, तो वो सभी कंट्रीज को जूनियर लीडर के तौर पर ही देखते थे, जूनियर पार्टनरशिप लेवल पर। अब बात ये आती है, ये होने क्या जा रहा है? यह सबसे बुरा दौर चल रहा है।
ये इस समय मैक्सिमम ट्रेड फ्रिक्शन चल रही है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बहुत भूचाल आया हुआ है। लेकिन भूले ना, हिंदुस्तान एक कोरोना के फेज से निकला है जिसमें कि अमेरिका में और बहुत से यूरोपियन कंट्रीज में लाशें सड़क पर पड़ी हुई थी, अटेंड नहीं हो रही थी, और दुनिया का 1 और 2 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, यहां पर वो तमाम इंतजाम पॉलिटिकल लीडरशिप के एस्ट्यूट होने के कारण, मजबूत होने के कारण हुए, ना कि सिर्फ अपने देश के लिए बल्कि 37 और कंट्रीज को भी मेडिसिन और वैक्सीन भेजी गई। हमने तब जीडीपी की परवाह नहीं की। हमारे देश के अंदर इनहेरेंट रेसिलियंस है, इस बात को कभी ना भूला जाए। और ये रेसिलियंस आई है मोटिवेशन से, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर के कारण है और उनकी टीम के कारण है। तो ये जो पीक टेंशन इस समय है, वह इस समय अब ये डिक्टेट करेगी कि जो अमेरिका में मल्टीनेशनल्स हैं, लॉबिस्ट्स हैं, अमेरिकन जो पॉपुलेशन है, कैलिफोर्निया में एग्रीकल्चरिस्ट हैं, दे आर गोइंग टू सफर। इनफैक्ट जो वॉइस आने वाली है वो अब अंदर से आएगी कि इस तरह की टैरिफ वॉर में आपने दुनिया में जो एस्टेब्लिश्ड एक ट्रेड प्रैक्टिस होती है, दुनिया में जो एक एस्टेब्लिश्ड एक देशों के बीच में समन्वय होता है, उसको आपने WTO पूरी के तरह से रूल्स तक डिस्टर्ब को कर दिया। नजरअंदाज कर दिया गया है, वर्ल्ड ट्रेड आपने ऑर्गेनाइजेशन सबको जो है। नजरअंदाज कर दिया। जी। अब उसका काउंटर जो मेजर आएगा वो आएगा कि देश जो है सारे मिलेंगे। जैसे आपने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट देखा, इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप में वार्मथ आ गई है, यानी कि विजिट्स होने जा रहे हैं और आपस के अंदर मीटिंग्स हो रही हैं और बहुत से सैंक्शंस खत्म होने जा रहे हैं और फ्लाइट्स का बदस्तूर होना अब दोबारा शुरू हो लगभग गया, तय है। बिल्कुल। चाइना के लिए तो ये डायरेक्ट बहुत फ्लाइट्स। बड़ा डेवलपमेंट है सर। जी। और अमेरिका कभी ना भूले कि चाइना, इंडिया और रशिया का अगर ये ट्रायंगल कहीं इस मुसीबत में कहीं ये स्ट्रेंथन हो गया, तो ये टैरिफ की वॉर उसको कहीं का ना छोड़ेगी, क्योंकि सुपर पावर क्या अकेले यूएस होने से काम नहीं बनता सर। बहुत जल्दबाजी होगा, हालांकि यूएस बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, हालांकि कहते हैं उसके ऊपर डेट भी उतना बड़ा है। सर क्या आइसोलेशन की सर तरफ जाएगा? जी। सर कहने की बात यह है कि आप कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, जी। आप गांव से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक कितने भी बड़े क्यों ना हो फाइनेंशियली, लेकिन जब तक आप एक कोलैबोरेटिव वे में नहीं सरवाइव करेंगे, तब तक आप तमाम समुद्रों को, तमाम तमाम दुनिया के कोनों को ना घेर पाएंगे। ये जो मैंने बात कही थी, मेरे एक पैनलिस्ट मित्र ने कहा कि हमने कहा कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा सर, हम बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पर हैं। हम ज्योग्राफिकली वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन दुनिया में मौजूद हैं, हमें कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हम इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन के तकरीबन मुहाने पर बैठे हैं और यूएस हमसे ऐसे ही दोस्ती नहीं करना चाहता है। यूएस हमारे साथ ऐसे ही डिफेंस डील नहीं कर रहा है। जी। फ्रांस हमको ऐसे ही नहीं दे रहा है अपनी टेक्नोलॉजी। रीजन क्या है? यूएस को सबसे बड़ा खतरा चाइना से है और चाइना को बैलेंस करने के लिए यूएस को इंडिया के ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं उनको कंसेशन यूएस को इंडिया चाहिए, बिल्कुल। मैं कॉल साहब जाकिर साहब एक सेकंड रुकिए, आपसे जवाब ले लेंगे। कॉल साहब काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कॉल साहब देखिए, आप मुझे टाइम दीजिएगा, बिकॉज मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, इसमें टाइम लगता है, तो आई कैन टॉक ऑल डे लॉन्ग, लेकिन आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, बिकॉज आई टेक आउट टाइम फ्रॉम माई वर्क टू शेयर सम डाटा, सो प्लीज गिव मी अ टाइम। और आप अपना सवाल पूछिए। नहीं, मेरा सवाल ये जो बात कह रहे हैं, क्या यूएस जो है वो इस तरह करके खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार अपनी इकोनॉमी के लिए उसने खतरा पैदा किया है? और जो पावर शिफ्टिंग की बात हो रही है, जो एशिया पावर शिफ्ट या फिर इकोनॉमी शिफ्टिंग की जो बात चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो समझना जरूरी है, आई एम इन द फाइनेंशियल वर्ल्ड, तो मैं आई विल नॉट शुगर कोट एनीथिंग। सिंपल सी बात है, जो लोग स्ट्रॉन्गर अपने आप को बिल्ड करते हैं उनके ऊपर पुश ऑफ करना बड़ा मुश्किल होता है। चाइना के पास रेयर अर्थ का लेवरेज है, चाइना के पास सप्लाई चेन का लेवरेज है, उसको हम यूएस वाले पुश नहीं कर पाए, अब भारत को पुश कर रहे हैं। इज इट अ गुड डिसीजन? एब्सोल्युटली नॉट। चाइना के खिलाफ भारत एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर था, लेकिन क्वेश्चन यही उठता है जो जाकिर साहब ने भी बोला, क्या भारत को एक स्ट्रेटेजिकल पार्टनर होने की ही एक पोजीशन में रहना चाहिए या अपने आप को इंडिपेंडेंटली चाइना से कंपीट करके चाइना के लेवल पे आना चाहिए? इसके लिए हमें डाटा को देखना पड़ेगा कि चाइना ने पिछले 50 साल में क्या ऐसा किया जो हमारी लीडरशिप पिछले 40 साल में मिस कर रही थी और अब तो अच्छा काम कर रही है, तो उसका खामियाजा पब्लिक को भुगतना ही पड़ता है, उसमें देयर इज नो वे अराउंड। और रही बात डिफेंस सेक्टर की, तो डिफेंस सेक्टर में इंडिया एक्सीलेंट काम कर रहा है, लेकिन देयर आर माइल्स टू कैच। आपको 5 चीजें समझनी पड़ेंगी। वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू एक्सपोनेंशियल डिसरप्शन,
देखिए, मैं ट्रंप की कैंपेन के डाटा आपके साथ शेयर डिफरेंट चैनल्स पे शेयर करता रहा हूं, और मैं कोविड में बहुत काम किया है, तो डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू इंडियन लीडरशिप, बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन हैविंग सेड दैट, जो ट्रंप काम कर रहे हैं वो डिसरप्शन का है फ्रॉम डे वन, ये सबको समझना पड़ेगा। उनका बिहेवियर प्रिडिक्ट करना यहाँ के सेनेटर्स के लिए भी मुश्किल है, तो उसको आप उसके दिमाग में घुसकर समझने की कोशिश मत करिए। वो देश को कंपनी के जैसे रन कर रहे हैं, जहां पे उसे अच्छी डील मिलेगी वो लेंगे। क्वेश्चन ये उठता है कि आप अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं। एक एक्सीलेंट मूव भारत ने किया है कि चाइना के साथ एक फ्रेंडशिप कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इज द ग्रोथ इंजन और इंडिया इज द ग्रोथ इंजन। नेक्स्ट वर्ल्ड पावर चाइना और इंडिया का अगर कोलैबोरेशन हुआ, आप विश्वास नहीं कर सकते क्या ग्रोथ प्रोजेक्शन हो सकती है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वहां पे आइस मेल्ट हो रही है। कुछ तरीके का आप समझिए, एक तरीके का विश्वास का डेफिसिट है जिसको ब्रेक करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो होना बहुत बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान का लोग बार बार मेंशन करते हैं, पाकिस्तान मुझे लगता है एक स्टूज एलिमेंट है विद चाइना। उसने इंडिया को डिस्ट्रैक्ट रखा कई नहीं, सालों बात तक, सुपर और अपनी पावर्स growth की पे हो रही है, focus सुपर रहा। बेगर्स की नहीं हो रही कॉल साहब। खैर कोई बात नहीं। करेक्ट, एब्सोल्युटली, जी। आपने बिल्कुल सही बात। इसीलिए मैं बार बार ये बात बोलता हूं कि हमें अपने को चाइना से compete करना है, और बिल्कुल, हम यूएसए, वैसे ना भी कि हम किसी पाकिस्तान और से कोई कंपटीशन ही नहीं है। जाकिर साहब से जल्दी से क्लोजिंग Exactly. रिमार्क चाहेंगे। जाकिर साहब जल्दी से। देखिए, मेरा कहने की बात यही है कि हमारी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है, जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी एनर्जी है, इतनी बड़ी फ्यूचर विजन है, तो हमको इंडिपेंडेंट डेवलप करना है। हम किसी के लिए बैलेंसिंग आउट का रोल नहीं करेंगे। अगर फ्रांस आता है तो हम अपने टर्म पे डील करेंगे, अमेरिका आता है हम अपने टर्म पे डील करेंगे। हम चाइना को नहीं कंटेन करेंगे। चाइना को आपको कंटेन करना है, आप करिए। चाइना को हम कैसे निपटेंगे, हम निपट लेंगे, क्योंकि कोई किसी के साथ नहीं आएगा। अब का जो वर्ल्ड ग्लोबल ट्रेंड जा रहा है, जैसा कि आप देख लीजिए, गाजा में लड़ाई हो रही है, पूरे अरब वर्ल्ड जो है चुपचाप बैठे हुए, कोई नहीं बोल रहा है। यूक्रेन में हो रहा है, कोई नहीं बोल बिल्कुल रहा है। सही बात है। तो हम भी, हमारे साथ भी हुआ तो कोई जी, नहीं आया। वैसे भी हम शुरू से घुटने पेश रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर चाइना को आइसोलेट करने के लिए इंडिया का इस्तेमाल हो रहा है, तो भारत ने इस मामले में अमेरिका को वक्त वक्त पर जवाब दिया, और भारत ने ऐसा होने भी नहीं दिया। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन भारत ने अमेरिका को बता दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।